कैसे चला जाएंगे? इधर चले कभी इधर से चलोगे? चलो तो जो ये परीक्षा है वह जीवन की सबसे आसान परीक्षा है। जो अभी परीक्षा देंगे आप ये पार्ट 1 की या ये पार्ट 2 और पार्ट 3 की, वह जीवन की सबसे आसान परीक्षा है। कैसे? आपको पता है कि आपका कोर्स क्या है, पता है, और दूसरे जैसी परीक्षा की पद्धति है उसमें यह भी पता है कि पिछले साल वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो और कम हो गया। फिर कभी कभी तो यह तो बड़ी आसान परीक्षा हो गई ना, लेकिन आपके लिए यह भी बड़ी कठिन परीक्षा हो जा रही है। इसमें भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इस परीक्षा के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में और जो बहुत सारी परीक्षाएं होंगी उसका तो कोर्स भी नहीं तय है कि कितना तैयारी करें, और उसमें कोई इम्पोर्टेंट क्या है बताने वाला भी नहीं है। ऐसे में अगर इस परीक्षा को पास करने में आपको कठिनाई हो जाती है तो वो वाली परीक्षाएं कैसे पास करेंगे आप, है ना? इसलिए स्कूल कॉलेज क्या किस लिए खुले हैं? इसलिए खुले हैं कि इस वाली परीक्षा में तो आप पास हो ही जाए, जीवन की सभी परीक्षाओं में आप पास हो, तभी नहीं इस कॉलेज में पढ़ने का मतलब हुआ। तो ऐसे में मैं आपको जिनका इस्तेमाल कर लेंगे आप, तो आपको जीवन की किसी भी परीक्षा में पास होने में बहुत मदद मिल जाएगी। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि आज से 55-60 साल पहले जब मैं आपकी उम्र का था, बीए में पढ़ता था, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई बाहर से आए, उन्होंने भाषण किया और मैंने उनसे कुछ सवाल किया, और उसी दौरान मैं जीवन की परीक्षाओं को पास करने का गुर जान गया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं इस देश के, भगवत शरण उपाध्याय। जिनको नहीं पता हो नाम लिख लेंगे अपने, कभी जब भी मिले तो उनका कुछ किताब पढ़िएगा। उनसे रोचक लिखने वाला हिंदी में कोई इतिहासकार हुआ नहीं। तो भगवत शरण उपाध्याय हमारे विद्यालय में सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर का था, उसमें आए थे, भाषण दिया उन्होंने। इतिहास के मर्मज्ञ थे, इतिहास पर भाषण दिया, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र वगैरह तमाम शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप में से जो चाहे सवाल पूछे। मैं भी कहूंगा कि आप में से जो चाहे सवाल पूछे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने यह सवाल पूछा कि क्या इतिहास राष्ट्रीय हो सकता है? इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब यह था कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय इतिहास तो हिंदुस्तान के मुताबिक होगा ना, हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, और पाकिस्तान वाला इतिहास पाकिस्तान के पक्ष में होगा। तब हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान वाले इतिहास को ठीक मानेगा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान के इतिहास को ठीक मानेगा, और दोनों में फर्क तो होगा। तब इतिहास कौन सा है? इसका मतलब हिंदुस्तान वाला इतिहास पाकिस्तान में माना नहीं जाएगा, पाकिस्तान वाला इतिहास हिंदुस्तान में नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब इतिहास कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र दोनों देशों में एक ही जैसा होगा, भौतिक शास्त्र एक ही जैसा होगा, इतिहास अलग अलग। तब कैसे हम विश्वास करें कि कौन सा इतिहास ठीक है? यही सब कुछ था, पूरी तरह साफ नहीं था हमारे दिमाग में, लेकिन यही हमने सवाल पूछ दिया। अब जब उन्होंने जवाब दिया तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जैसे हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं उसमें से आपके कुछ लोगों के समझ में कुछ ना आए, हो सकता है ना। लेकिन जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तब भी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो मुझे अच्छा बहुत लगा। हो सकता है आपको भी मेरी बात बहुत अच्छी लग रही हो, लग रही है कि नहीं? लग रही है। तो ऐसे हालत में जब यह सब खत्म हो गया, मैं बीए पास हो गया, एमए पास हो गया, इनकी तरह आप लोगों की तरह शिक्षक हो गया, फिर मुझे वजीफा मिल गया पेरिस जाने का, वहां पर रिसर्च करने का। तो वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था कि क्या इतिहास ऐसा कोई हो सकता है जो सबको स्वीकार्य हो, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, चीन में भी, यानी वह इतिहास वस्तुनिष्ठ हो, यानी विश्वसनीय हो, सब उसको माने, यानी इतिहास के लिखने में कोई पूर्वाग्रह न हो। हम हिंदू की तरह, मुसलमान की तरह, हिंदुस्तानी की तरह न लिखें, इतिहासकार की तरह लिखें। क्योंकि जब आप फिजिक्स को लिखता है तो हिंदुस्तानी फिजिक्स अलग होती है? नहीं होती। तो इतिहास भी कैसे अलग अलग हो जाए भाई? तो तभी होगा ना जब वो विज्ञान की तरह से वस्तुनिष्ठ होगा। तब हमको एक बहुत बड़े विद्वान दुनिया के मिल गए जो हमारे गुरु हो गए, उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। उनका नाम था रेमंड आरन, जिसको फ्रेंच भाषा में उच्चारण करते हैं रेमो आरो। नाम ये सब लिख लो, हो सकता है तुम लोग भी जब बड़े हो तो आज वाली बात काम आ जाए और फिर तुमको जाके हमारी तरह भाषण देना पड़े, तब काम आएगा। रेमंड आरन, RAYMOND, रेमंड, ARON, आरन। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, उसका फ्रेंच उच्चारण होता है रेमो आरो। दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मुझे विषय दे दिया शोध करने का, इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह। यानी जब हम इतिहास लिखते हैं तो जाति, धर्म, इन चीजों से ऊपर उठकर इतिहास। खैर, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने शोध किया, वो किताब भी छप गई और मैंने वहां से लौटकर यही पढ़ाना शुरू कर दिया। ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया कि अभी तो आप बीए में पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन क्या बनेगा। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई दुकानदार बन जाएगा, कोई
प्रोफेसर हो जाएगा, कोई हो सकता है माफिया हो जाए। हो जाएगा कि नहीं? बोलो कि नहीं होगा? होगा? चलो भाई, होगा। तो जो भी हो जाएगा उस वक्त, एक मिनट तक यहां मत करो माफ, यहां से बाहर। तो जब जो भी हो जाएगा उस वक्त अगर अभी क्लास में जो बात हो रही है वह काम आ गई, तो जैसे मैं अपना बीए वाला क्लास याद कर रहा हूं वैसे आप भी याद करोगे। तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो आपके जीवन में काम आ जाए। तो कौन कौन सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं? बताना ये चाहता हूं कि जीवन की सबसे आसान परीक्षा पास कर लेने से जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे अगर आपको एवरेस्ट पर चढ़ना है तो पहले दिन चढ़ जाएंगे एवरेस्ट पर? नहीं, पहले आप जूता मूसा कस करके डीएवी कॉलेज के मैदान में थोड़ा दौड़ेंगे, कुछ और ऊंचाई पे चढ़ेंगे, कुछ और ऊंचाई पे चढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर भी चढ़ जाए। तो इसी तरह से अगर यह परीक्षा पास करें और ध्यान में ये रहे कि इस परीक्षा के बाद हमें जीवन की और बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी। आप आईएएस पे बैठ सकते हैं, पीसीएस पे बैठ सकते हैं, या आप कॉलेजेस में पढ़ाने की परीक्षा में बैठ सकते हैं, या जीवन में पता नहीं कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। तो जैसे डीएवी कॉलेज में टहलना एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी के रूप में है, वैसे ही बीए पार्ट 1 की परीक्षा जीवन की बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर इसी परीक्षा को अंतिम परीक्षा मान लिया, कुल तैयारी बीए पार्ट 1 की ही है, तो आप आगे की परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाए। तो अब बीए पार्ट 1 की परीक्षा के लिए तैयारी कैसे होती है अच्छी? एक तो ये हो कि जो भी आपका कोर्स है वो आप जान लें, और यह तय कर लें कि परीक्षा में पास होना पर्याप्त नहीं है, अच्छे नंबर पाना अच्छा है ना। खाली पास होने से तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो जब अच्छा नंबर पाना चाहेंगे आप, तो क्या करना होगा कि पूरा कोर्स जान लेना होगा। जो केवल पास होने वाले हैं वह केवल 5 सवाल तैयार करते हैं, और जो अच्छे नंबर पाना चाहते हैं वो पूरे कोर्स को तैयार करते हैं। जो मन चाहे पूछ लो, हम तैयार हैं। तो अगर आपने पूरा कोर्स जान लिया तो क्या करना पड़ेगा? उस कोर्स का उत्तर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उससे भी, और कुछ और किताबें मिल जाए तो उससे भी, क्योंकि पास होना और अच्छे नंबर से पास होने के लिए जरूरी होता है कि आपका उत्तर औरों से अलग, भिन्न हो। रेडियो में और टेलीविजन में आप क्या देखते हैं? आपकी कमीज औरों की कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है? तो जब जिसकी कमीज औरों से ज्यादा सफेद होती है वह औरों से बेहतर मान लिया जाता है। तो उसी तरह आपका उत्तर अगर औरों से भिन्न होगा तभी ना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब सब लोगों ने रट के एक ही उत्तर लिख दिया तो परीक्षा बेचारा क्या करेगा?
आंख मूंद के नंबर दे देगा सबको, क्योंकि जब सबका उत्तर एक ही जैसा है तो 100 में 40, 45, 50 सबको दे दिया। तो अगर आपने साबित करना है आपको कि आपकी कमीज औरों से ज्यादा सफेद हो, तो आपको एक खास तरह का साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह अच्छे नंबर पाने के लिए आपको कुछ खास अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी ना, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर एक ही दिन में साल भर नहीं पढ़ाई की, एक इम्तिहान जब आ गया तो जल्दी जल्दी 5 सवाल तैयार करेंगे आप, तो जाहिर है कि पूरा कोर्स 5 दिन में तो तैयार हो नहीं सकता। तब आप हनुमान जी की मदद चाहेंगे, तब आप ज्योतिषी जी की मदद चाहेंगे, तब कोई मदद तो कर नहीं पाता। चाहे आप 1.25 पाव लड्डू चढ़ावें, चाहे 1.25 मन चढ़ा दें, हनुमान जी इतनी मदद नहीं करते। हनुमान जी उसी की मदद करते हैं जो रोज अपनी मदद करता है। तो ये भी आप समझ लें कि मैं तो हनुमान जी हूं नहीं कि आपको कोई ऐसी मदद कर दूं जो हमेशा काम आए। मैं उतनी ही मदद करूंगा आपकी जितनी मदद आप खुद अपनी करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद। तो अगर आप साल भर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, और फिर इस परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? आत्मविश्वास। अंग्रेजी में एक और कहावत है, इन कहावतों को भी लिख लें जिनको नहीं पता हो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि सफलता से अधिक सफल कोई चीज नहीं। यानी आप अगर सफल हो गए तो अगली सफलता के लिए आपके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा। इसी तरह इसके समानांतर दूसरी कहावत भी मैं कहता हूं, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। यानी अगर सफलता से सफलता का उत्साह मिलता है तो असफलता से और हतोत्साहित होकर आदमी और असफल हो जाता है। तो सफलता की कोशिश करें कि विद्यालय के जीवन को तैयारी का समय माने। हमारे देश में बहुत पहले वर्ण आश्रम हुआ करता था। आप जानते होंगे, समाजशास्त्र में, इतिहास के समय पढ़ते हैं। वर्ण आश्रम का क्या मतलब था कि जो जिस लायक है काम करे। बाद में वो गलत हो गया, जाति व्यवस्था बन गया तो बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन मूल बात यह थी कि जिसके अंदर जो काबिलियत हो वो काम करे तो ठीक रहेगा। उसी तरह आश्रम व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। आश्रम व्यवस्था का मंतव्य क्या था? शुरू के 25 साल, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे, उसका मतलब क्या था? तैयारी का समय। जीवन के लिए हम तैयार करें अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने चरित्र को। संयम से, नियम से, अध्ययन से, मनन से अपने शरीर को हम तैयार करें। फिर 25 साल जो गृहस्थ आश्रम के होते थे वो जीवन का आनंद लेने के लिए, उपभोग करने के लिए। बाकी फिर 15-25 साल जब वानप्रस्थ आश्रम आता था तो अपने को विथड्रॉ करते थे, जीवन से धीरे धीरे बाहर करते थे। और अंतिम जो 25 साल होता था
जिसमें मैं हूं आजकल, वह होता था संन्यासाश्रम, संन्यासनाथ, यानी सारा संसार आपका है, आपका घर परिवार संपत्ति से कोई मतलब नहीं, आप समर्पित हैं सारे संसार। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं सन्यासी हो नहीं पाया हूं, लेकिन बात अच्छी लगती है। आप अभी तैयारी वाले समय में हैं, तो इस परीक्षा की तैयारी तो करें ही, जीवन की तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यानी जैसे बीए पार्ट 1 का कोर्स क्या है आप जानते हैं, जानना चाहिए आपको, वैसे ही जीवन का कोर्स क्या है ये जान लें आप। अगर जीवन का कोर्स क्या है जानेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसका तो कोई विश्वविद्यालय है नहीं जहां के एकेडमिक काउंसिल ने तय कर दिया है कि इतना कोर्स है, वो तो अनंत है। तो इसलिए आपको एक गुर बता देता हूं जो हमेशा याद रखेंगे तो काम आएगा। वही परीक्षार्थी सबसे अच्छा परीक्षार्थी होता है जो अप्रत्याशित के लिए भी तैयार होता है। यानी जो पहले से पूर्वाभास नहीं है कि क्या आएगा इम्तिहान में, उसके लिए भी जो तैयार होता है, उसमें कोई इम्तिहान में चीज पूछ ली जाए उसका जवाब दे देगा। आईएएस की परीक्षा में चाहे जो भी पूछा जाए हम जवाब दे देंगे, और आप सारी परीक्षाएं पास करते हुए जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस परीक्षा के लिए भी अगर आप अप्रत्याशित की तैयारी कर लेंगे, यानी जो भी पूछो देख लेंगे हम, तब फिर जीवन में कोई परीक्षा आ जाए, चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाएं, सब में आप पास होते चले जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि यह जो समय है वह जिसे हम कहते हैं कि मैं हूं, तो मैं क्या हूं? बोलो मत भैया, बोलो मत। हमको एक बार क्या हम लोग बोल लेंगे तो आप लोग भी बोलिएगा। हम जब मैं कहता हूं मैं, तो मेरा मैं से क्या मतलब है? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, सब मिल करके ना मैं हुआ। तो जो तैयारी है आपकी, वह आपके शरीर की भी तैयारी हो, मन की भी हो, मस्तिष्क की भी हो। होता ये है कि जो खिलाड़ी बनता है, मान लिया जाता है कि वो क्लास की पढ़ाई नहीं करेगा, जो पढ़ाई करता है वो खेल को खराब समझता है। यह अपने में बहुत गलत बात है, क्योंकि जितना जरूरी है मस्तिष्क का स्वस्थ होना, उतना ही जरूरी है शरीर का स्वस्थ होना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मस्तिष्क भी तो शरीर का ही अंग है। अब इन बच्चों को जो जा रहे हैं, इनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, इसलिए वो क्या करेंगे मेरी बात सुनकर? तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो ये तैयारी है, वह तैयारी इसलिए है कि आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को भी स्वस्थ रखें। इसका मतलब हुआ कि तैयारी का मतलब है संतुलन। संतुलन अगर जीवन में रहा तो यह परीक्षा भी पास हो जाएंगे और जीवन की सारी परीक्षाएं पास हो जाएगी। संतुलन का मतलब हुआ कि जितना जागना जरूरी है उतना ही सोना जरूरी है। बहुत ज्यादा जागेंगे तो असंतुलित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे तो असंतुलित हो जाएंगे। इसलिए आपको तय करना होता है कि कितना जागें, कितना सोएं।
बहुत बढ़िया खाना मिला, अगर दूसरे के वहां दावत है तो 5-6 दिन वाला खाना खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। आपको तय करना पड़ेगा कि हमको शरीर में क्या जरूरत है। भारत एक गरीब देश है, या यूं कहें कि भारत एक अमीर देश है जिसकी जनता को जबरदस्ती गरीब बनाकर रखा गया है। ऐसे में सबको संतुलित भोजन तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो भी मिले उसमें थोड़ा हम संतुलन कर सकते हैं ना। जैसे अगर आप की जेब में 5 ही रुपया है तो 2.5 रुपए का समोसा और 2.5 रुपए की चाय के बजाय अगर आप 2-3 केला खा लें, अमरूद खा लें, तो जाहिर है कि शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक है। लेकिन चूंकि कैंटीन में खाली चाय मिलती है, तो कोई कॉलेज ऐसा है ही नहीं, ना यूनिवर्सिटी जो फल की दुकान चलाती हो। क्या कहूं मैं, सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कैंटीन होती है जिसमें केवल चाय और समोसा मिलता है। अगर आप लोग चाहें आंदोलन करते ही रहते हैं तो आंदोलन करें कि भाई विद्यालयों में फल की भी व्यवस्था हो, खाली समोसा की व्यवस्था क्यों होती है। सुबह सुबह कुछ लोग बिना नाश्ता किए चले आते हैं, तो आप जानते हैं कि चने को भिगो के रख दिया जाए और अंकुरित हो जाए वो, तो विज्ञान बताता है कि सबसे फायदे की चीज है। 5 रुपए में इतनी महंगाई में भी अंकुरित चना आप खा लें, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी रहेगा। तो इस तरह से आज की तैयारी के दौरान अगर हम शरीर को, मन को स्वस्थ रखना सीख जाएं तो हमेशा काम आएगा। ये भी पास हो जाएंगे और जीवन की परीक्षाएं भी पास हो जाएंगे। उसी तरह जब आप केवल कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, वह भी पूरा नहीं पढ़ते, तो क्या होगा, ये जीवन के बारे में जानकारी तो बहुत सीमित हो जाएगी कि जीवन में समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान केवल हर वक्त तो काम आता नहीं है। तो जब संतुलन करेंगे तो आप अभी से तैयारी करेंगे कि कोर्स को भी जान जाएं, और जैसा मैंने कहा जीवन के कोर्स को भी जानते जाएं। तो जीवन का कोर्स कहाँ मिलता है? साहित्य में, संगीत में, नृत्य में, सिनेमा भी कभी कभी देखें। ज्यादा सिनेमा देखेंगे फिर असंतुलन हो जाएगा, रोज सिनेमा देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर, और सिनेमा में कौन देखेंगे, खाली ख्याली पुलाव वाला सिनेमा, ऐसे भी सिनेमा होते हैं ना जिसमें जीवन होता है, तो वो सिनेमा देखें, वो किताब पढ़ें, वो संगीत सुने, खेले कूदे, यानी संतुलित जीवन अगर हम बिताएं तो निश्चित रूप से यह परीक्षा भी पास होगी और जीवन की सारी परीक्षाएं पास होंगी। इसके लिए अंतिम गुर जो मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। यह सब करने के लिए जरूरी है कि आप अपने को गंभीरता से लें। अपने को गंभीरता से लेने का क्या मतलब हुआ? जैसे विद्यालय में आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्यार्थी जीवन को बड़ी गंभीरता से लें। जब आप घर गए तो आप बेटा हैं, भाई हैं, बहन हैं किसी की, और आपके पिताजी की कोई जरूरत है, आप कह नहीं साहब हम तो विद्यार्थी हैं, हम खाली पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो घर में जो भी आपका दायित्व है उसका भी निर्वाह करें, तब जीवन में संतुलन रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग अभी से वोटर हो गए होंगे, 18 साल का जो हो गया वो वोटर हो गया। तो वोटर होने का क्या मतलब है? आप यहाँ बैठिए, तो वोटर होने का मतलब क्या हुआ? नागरिक होना। नागरिक है ना तभी वोटर लाते हैं। तो आपको नागरिक के कर्तव्य क्या है, नागरिक के अधिकार क्या है? केवल कर्तव्य असंतुलित, केवल अधिकार असंतुलित। अधिकार है तो कर्तव्य भी है।
कर्तव्य है तो अधिकार भी है। तो आप नागरिक हैं, वोट डालने जा रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। वोट डालने का अधिकार है तो, और साथ ही साथ हमारे संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं जिसका राज्य भी उल्लंघन नहीं करता, हालांकि करता रहता है बीच बीच में। तो आप अपने अधिकार जानिए, लेकिन केवल अधिकार होगा तो असंतुलित हो जाएंगे। आपको नागरिक के कर्तव्य भी आने चाहिए। तो आप एक ही साथ क्या क्या हैं, विद्यार्थी हैं, घर में संतान है, किसी के भाई हैं, आप पड़ोसी हैं किसी के। अक्सर हम पड़ोस को भूल जाते हैं। हम व्यक्ति भी हैं और सामाजिक प्राणी भी हैं। एक ही साथ हम व्यक्ति भी हैं और सामाजिक प्राणी भी हैं। तो हम अपने घर में भी रहते हैं और पड़ोस में भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। ऐसे में अगर हम नागरिक हैं तो हमको अपने पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए। ईसा मसीह ने क्या कह दिया? कहा कि अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना अपने से प्यार करते हो। और अगर पड़ोसी भी यही करने लगे तो सारा प्यार ही हो जाएगा ना। फिर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, भारत और चीन की लड़ाई इसीलिए है ना कि हम अपने पड़ोसियों से प्यार करना, और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वाले को गाली देते हैं, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को गाली देते हैं। इसी तरह हमारे पड़ोस में जो रहता है उसको हम ठीक से जानते नहीं, वो हमारा प्रतिद्वंदी हो जाता है। तो अगर पड़ोस में, अगर व्यक्ति के रूप में, देश के रूप में, धर्म के रूप में, यानी दूसरे से, यह भी पुराने सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ व्यवहार करे। कितना सरल सा बात, कितनी सरल सी शिक्षा है। अगर सब लोग अगर इसका निर्वाह करें तो दुनिया में कितनी शांति हो जाए। इसकी तैयारी भी कहाँ करेंगे? यही कर सकते हैं, क्योंकि आप सब ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तैयारी वाले समय में हैं। याद रखिए, अपने को गंभीरता से लेने का मतलब होता है अपनी सीमाओं को जानना। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं? सबके अंदर कमियां हैं। ऋषि महर्षियों के अंदर, देवता और सबके अंदर कमियां हैं। हमारे अंदर भी कुछ होगी। इसी तरह सबके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, हम सबके अंदर हैं। तो अगर हम जान जाएं कि हमारी कमियां क्या हैं तो हम उन कमियों को कम करते जा सकते हैं। हम जान जाएं कि हमारे अंदर अच्छाइयां क्या हैं तो उन अच्छाइयों को बढ़ाते जा सकते हैं, और इसमें सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पिताजी, जैसे सचिन तेंदुलकर का समय है, आखिरी टेस्ट खेलने जा रहे हैं, या खेलना शुरू भी कर दिया। अब आप जानते हैं वह खिलाड़ी इतने अच्छे नहीं बन पाते अगर उनके भाई ने उनकी क्षमता को न समझ लिया होता और उनको प्रोत्साहित न करते। अगर उन्हें आचरेकर जैसा कोच नहीं मिल गया होता, तो ऐसे में सचिन बन सके। इसमें मदद किसने की? भाई ने की, कोच ने की, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने की, और भारत की जनता ने की। कितनी तारीफ की उनकी। तो इसी तरह से हम एक दूसरे की कमियों को कम करने की में मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हम अपने को गंभीरता से ले लें तो दुनिया की सारी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है अपने अंदर आत्मविश्वास। कहानी सुनाकर खत्म करता हूं। कहानी यह है कि सीता जी का हरण हो गया। सब लोग, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, सब लोग खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो अब समुद्र कैसे पार करें? सबका मुंह लटक गया, जैसे इम्तिहान के पहले आपका लटक जाता है।
क्या करें समझ में नहीं आता। ऐसे में उनके बीच में एक थे जामवंत, जिनको भालू के रूप में दिखाया जाता है। अब उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि भाई सब लोग मुंह लटकाए हैं तो ठीक बात है, आप तो वह आदमी हैं जो बचपन में ही सूरज को ले गए थे। कहानी सुना है ना, आपने ये किया था, आपने वो किया था। तब हनुमान जी को लगा, अरे मैं इतना बहादुर आदमी हूं। तो आप जानते हैं कि लेखक क्या लिखता है, यह सब सुनने के बाद हनुमान जी को जोश आ गया। भयो भूधराकार शरीरा, पट से टपक के लंका में पहुंच गए। तो इतिहास जो है, शिक्षक जो है, वह जामवंत होता है, भले ही उसके बड़े बड़े बाल न हो। वह बताता क्या है विद्यार्थियों को कि तुम बड़े शक्तिमान हो, तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, तुम तेज सिंह की संतान हो, तुम बछिंद्री पाल की संतान हो, तुम ऋषियों महर्षियों वैज्ञानिकों की संतान हो। और अगर कोई आदमी इतना बड़ा बड़ा काम कर गया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अगर एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि आदमी एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। हम सब आदमी हैं, यानी हम सब चढ़ सकते हैं, लेकिन ये हम लोग शर्चीली तो है नहीं। चढ़ सकते हैं इसका मतलब है तैयारी करनी पड़ेगी ना। तैयारी करोगे तो चढ़ जाओगे, तैयारी करोगे तो जगदीश चंद्र बोस हो जाओगे, तैयारी करोगे तो सचिन तेंदुलकर भी हो सकते हो। किस प्रकार का विद्यार्थी होना है जीवन में, मतलब ठीक है, अभी हम जवाब देते हैं इसका, लेकिन आखिर में सवाल पूछना, यही तरीका है ना। जब भाषण देने वाला भाषण दे देता है तो सवाल पूछा जाता है। उसको डिस्टर्ब करना हो तो पहले से ही खटर-पटर शुरू किया जा सकता है। तो हमको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं चाह रहे हैं ना। तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, जितने भी सवाल पूछेंगे आप। अगर आप ये भी पूछेंगे कि आप हरे रंग का कुर्ता क्यों पहन कर आए हैं, तब भी मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज का भाषण मैं बहैसियत जामवंत के दे रहा हूं। इतिहास विभाग में, राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र विज्ञान में, सभी में शिक्षक यही काम है उसका कि वह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करे, वह विद्यार्थियों में उसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं वो बढ़ाए, उसकी कमियों को दूर करने में उसकी मदद करे। शिक्षक आचरेकर होता है, यानी वह कोच होता है, वो बताता है। अब शिक्षा प्रणाली बहुत गड़बड़ हो गई है, तो मौका कहाँ है, 60-70 आदमी विद्यार्थियों का क्लास होता है, लेकिन शिक्षक का दायित्व यही है। तो आज के भाषण का सारांश कि हमको अपने को गंभीरता से लेना चाहिए, हमको यह मान कर चलना चाहिए कि दुनिया में जो भी आदमी कुछ कर सकता है वह हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए तैयारी करना चाहिए, उसके लिए अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए, मानना चाहिए कि जीवन संघर्ष है, और संघर्ष है तो उस पर जीता जा सकता है पूरी तैयारी के साथ। तो आइए अपने पर विश्वास करें, अपने जो दूसरे हैं, घर वाले, पड़ोसी, दुनिया वाले, उन पर विश्वास करें, और सबसे ज़्यादा इस प्रकृति पर विश्वास करें। सारा संकट इसी से है कि प्रकृति और आदमी में द्वंद्व पैदा हो गया है, आदमी प्रकृति का शोषण करने लगा है। अगर हम स्व से प्यार करेंगे, पर से प्यार करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो दुनिया में आप भी सफल होंगे,
सभी सफल होंगे। कठिनाइयाँ आती रहेंगी, परीक्षाएं आती रहेंगी, उनमें आप पास होते रहेंगे। आइए सब उस काम में जुट जाएं। धन्यवाद। ज्यादा मजा आता था उसके बाद जो सवाल जवाब होते थे उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ कि वह सिलसिला शुरू हो और आप लोगों में से जो भी पूछना चाहे, कोई जरूरी नहीं कि विषय पर ही केंद्रित हो, जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ये भी बता दूं कि इसका भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हो सकता है उनको जवाब आवे ही ना और बेइज्जती हो जाए उनकी, तो इसलिए क्यों सवाल पूछे। शिक्षक की अगर वो वास्तव में शिक्षक है तो बेइज्जती हो नहीं सकती, क्योंकि वो फौरन बोल देगा साहब मुझे जवाब नहीं आता है, तैयारी करके कल बता दूँ। आप पूछेंगे कुछ मुझको नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा भाई मुझे तो नहीं आता है, लेकिन कल बता सकता हूँ। जो चाहे पूछो, आप जैसा विद्यार्थी होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मजाक भी नहीं है। इस पूरे उसमें आपने एक बहुत सही सवाल पूछा। आपने यह साहस पैदा किया कि भाई आपने भाषण तो दे दिया, हम कैसे कुछ बता दीजिए गुर, बहुत अच्छी बात है। तो इस मामले में कैसा विद्यार्थी होना चाहिए, इनके जैसा विद्यार्थी होना चाहिए। अब इनका नाम आप पूछ लीजिएगा, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे बने। आप जैसा विद्यार्थी होने का मतलब क्या हुआ कि अपने अंदर आत्मविश्वास हो। बहुत सारे लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं कि हो सकता है सवाल गलत हो जाए और सब लोग हंसने लगे। जो लोग हंसते हैं उनको तो खुद ही सवाल नहीं आता है। तो इस तरह के झूठ का हंसने वाले लोग तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए आपके जैसा विद्यार्थी होना चाहिए कि आप देखिए साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए। अब दो हमारे बचपन में हमारे पास दो ही कमीज थी, लेकिन चमाचम रहती थी, क्योंकि जैसे ही ये गंदी होती थी रात को ही उसको धो धा करके सुबह उस पर लोटे में आगी अंगारे रख करके भी कुछ कर लिया, या किसी सख्ती से ऐसे कर लिया, साफ सुथरे दिखाई पड़ रहे हैं आप, बाल में ठीक ठाक से कंघी किया है। तो इसका मतलब है कि आप ठीक से जीवन जीना चाहते हैं। अब जो आप में हो सकता है ना हो, जिसके लिए आपने ये सवाल पूछा, वो मैं बता दूं। विद्यार्थी के लिए भारत में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी गई हैं। सबको ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता। दुनिया में किसी नियम को ज्यों का त्यों लागू करने में कठिनाई होती है। कैसे कहा, क्या कहा गया? स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम। अभी सब आजकल तो नहीं हो सकता ना, लेकिन सार क्या है कि जैसे घूरे पर हो, कहीं भी हो, आपके थाली में हो, भूख लगी है तो कौवा चेष्टा करके वो अपना भोजन पा लेता है। तो विद्यार्थी को सचेष्ट होना चाहिए। अजगर करे न चाकरी वाला विद्यार्थी नहीं चल सकता, उसको कोशिश करनी चाहिए। इस उत्तर नहीं मिल रहा है इस सवाल का, ढूंढे, लाइब्रेरी में ढूंढे। आज तो गूगल में, विकिपीडिया में सब चीज़ों का जवाब है, सब लोग ढूंढे। ये भी बता दूं आज ही कि किताब पढ़ना आजकल शिक्षित होने के बराबर नहीं है। कंप्यूटर आना चाहिए। कोई परीक्षा पास करेंगे आप, कंप्यूटर के ज्ञान के बगैर शिक्षित नहीं हो सकते आप। और कंप्यूटर में दुनिया भर का खजाना है, उसमें यह सवाल भी पूछ देंगे आपसे, जवाब मिल जाएगा। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? फिर बको ध्यानम, इसका मतलब पूरे संयम के साथ ध्यान लगाकर अपना काम करें। सोने में इस बात को, कुत्ते वाली बात को ना माने आप, क्योंकि वो बात थोड़ी गड़बड़ लगती है मुझको कि जब चाह तब सो लिया, जब चाह तब जाग लिया। हालांकि गांधी जी ऐसा कर पाते थे, बड़ा मुश्किल होता है। सारांश यह कि अच्छे विद्यार्थी होने के लिए पहली शर्त अपने को
गंभीरता से लें और सब लोग जो चाहें आज जाएं, कागज़ का एक पन्ना फाड़ें, उस पर लिखें मैं अपने को गंभीरता से लेता हूँ और कमरे में चिपका दें, ताकि रोज़ वह पोस्टर जो है आपको याद दिलाए कि हमें अपने को गंभीरता से लेना चाहिए। और सवाल मान्यता मिली कि नहीं? इसको इतिहास को? मान्यता तो मिली हुई, तभी पढ़ाया जा रहा है टीवी कॉलेज। नहीं सर, कहने का मतलब अध्यक्ष का क्या मतलब देख रही है क्या आप में कि सर अलग होना चाहिए, तो क्या इसके मतलब अगर राशि मान लिया जाए तो? नहीं ठीक है, आपने वैसे ही सवाल पूछा जैसे मैंने पूछा था के पार्ट में, यानी उत्तर देने वाला समझ जाता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते। मैं समझ गया आपका सवाल क्या है। आपका सवाल ये है कि अगर इतिहास सरकारें जब आती है तो इतिहास बदल दिया जाता है ना। NCERT की किताब देखेंगे आप, एक सरकार आई तो दूसरी किताब लिखवा देती है, दूसरी सरकार आई तो दूसरी तरह से लिखवा देती है। मैंने खुद ही कहा कि पाकिस्तान में दूसरी तरह लिखा जाएगा, हिंदुस्तान में दूसरी तरह, तो किसको माने हैं, यही सवाल पूछना चाहते हैं ना। उसका तरीका ये है कि पहली बात तो हम मान ही लें कि इतिहास में जो लिखा जाता है वह अंतिम सत्य नहीं होता, वह संभावित सत्य होता है। जितने साक्ष्य प्राप्त हैं उनके आधार पर कहा जाता है, इसलिए इतिहास लेखन की शैली ही गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं कि अकबर ने 1556 या 58 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। लिखना पड़ेगा उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उसने यह काम ऐसे किया। इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। इस तरह का अगर इतिहास लिखेंगे और वस्तुनिष्ठ कैसे बनाया जाए इतिहास, इसकी बड़ी सारी पद्धतियां हैं। जब एमए में आएंगे आप तो हिस्टोरियोग्राफी का बच्चा है ना, तो पढ़ाया जाएगा आपको कि वस्तुनिष्ठ इतिहास कैसे लिखा जाए। ऐसी स्थिति में कौन सा इतिहास स्वीकृत हो, यह कैसे लिखा जाए, इसका एक पद्धति है। जो मानेगा वो वैसा लिख सकता है। और तमाम चौधार पर चल रहा है। अब ये बच्चे जो होते हैं वो पूरा डिटेल में तो पढ़ते नहीं है। बहुत बहुत मुनासिब सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप जो फिल्मों में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, हालांकि उसमें नीचे बोलते रहते हैं कि ये ऐतिहासिक नहीं है ये, या ये जो छोटा छोटा वो ठीक से आदमी पढ़ भी नहीं पाता है। तो उसका देखिए होता ये है कि ये सारे तरीके वहाँ के लिए ठीक हो सकते हैं जहाँ समाज इतना उन्नत होता है कि विद्यार्थी को पता होता है कि क्या गल्प है और क्या इतिहास है। हमारा समाज जब उतना उन्नत नहीं है तो आप तो जानते हैं कि जो मिथक में लिखा हुआ है उसको भी हम इतिहास मानते हैं, जो साहित्य में लिखा होता है उसको भी हम इतिहास मान लेते हैं। जो पंचतंत्र की कहानियाँ से सुना हो आपने, या गुलबकावली की कहानी सुना हो, या अलिफ लैला की कहानी सुना हो, सब सच ही लगता है। अखबार में जो लिखा गया सब सत्य मान लेते हैं। हमारे अंदर ये ताकत अभी नहीं पैदा हो पाई है कि जो भी हमसे कहा जाए, जो भी हम पढ़ें, उसमें से हम चुन सकें कि क्या विश्वसनीय है क्या नहीं है। बैन लगाने में यह दिक्कत है कि जो बैन लगाने वाला है उसके अपनी पूर्वाग्रह होते हैं। मान लीजिए कोई संकीर्ण व्यक्ति मंत्री है, तो जो उसको बुरा लगेगा सब पर बैन लगा देगा। समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको तय करने वाले लोग अगर प्रबुद्ध जन हो तब तो ठीक है। लेकिन आप जानती हैं कि आजकल हमारे अफसर और हमारे मंत्री कितने जिम्मेदार लोग होते हैं। तो वो किसी जाति से नफरत करेंगे तो उस जाति के संबंध में बैन लगा देंगे, किसी धर्म से नफरत करते हैं तो उस पर बैन लगा देंगे। तो ये बड़ा नाजुक मसला है, इसलिए हम उन पर भी नहीं छोड़ सकते कि वो
हम ये नहीं कह सकते कि सरकार बैन लगाओ, क्योंकि सरकार को हम जानते हैं कि वो क्या करेगी। जहाँ छू दे, जैसे कहा जाता है कि जय जय चरण पड़े संतन के तह बंटा धार, तो सरकार का हाथ लगा नहीं, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो सरकार को तो छोड़ नहीं सकती। प्रबुद्ध जनों का कोई एक समय कोई समिति बने, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। तो हमारा दायित्व बने। जैसे ये सवाल आप हम बार बार उठाएं, जैसे हम बराबर कहते हैं कि हर मोहल्ले में एक दूरदर्शन देखने वाली या टेलीविजन देखने वालों की एक कमेटी हो, तो वह ऑब्जेक्शन कर सकती है कि आप क्या दिखा रहे हैं। जो टेलीविजन में दिखाया जा रहा है उसमें औरतों की जो तस्वीर बनाई जा रही है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की हर औरत को इतराज होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हर परिवार में षड्यंत्र हो रहा है। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में, औरतों के जीवन में गहनों के अलावा और कोई चीज है ही नहीं। ऐसा है? नहीं है। तो अगर हम ऐसी समितियां बनाएं, एक जागरूक नागरिक हो जाएं, तो हम नागरिकों को एक समिति बना सकते हैं जो टेलीविजन पर निगाह रखे, सिनेमा पर निगाह रखे, सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। मेरी पर व्यक्तिगत राय है, आप जो चाहे समझें। हाँ, कुछ तो मैं उसको बेच के अब तक करोड़पति हो चुका हूँ। नुस्खा तो है नहीं, हर आदमी को अपना तरीका ढूंढना पड़ता है। योग में संयम कैसे किया जाए, इसकी पद्धतियां बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाता कुछ। हकीकत ये है कि आप अगर अपने शरीर को साधें, तो जो आपका रुचि होगा उसमें आप पूरी ताकत लगा देंगे। जैसे 5 दिन तक हिंदुस्तान के अधिकांश लोग पूरे संयम के साथ क्या देखेंगे? टेस्ट मैच देखेंगे। दफ्तर छोड़कर, टीचिंग छोड़कर, मंत्री जी अपना काम छोड़कर, सब लोग चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सचिन तेंदुलकर साहब अपनी 200वीं या कोई कौन सी कुछ सेंचुरी बना दें। यानी आपकी रुचि है अगर उसमें, तो आप उस विषय पर, इसलिए किसी विषय पर नहीं, हमारी रुचि का जो विषय हो उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और कोई सवाल? ऐसा बनाना चाहती है? आज की जो राजनीति है पूरे समाज को कठपुतली बनाना चाहती है। और हमें कठपुतली बनने से इनकार करना चाहिए। सर, क्या इतिहास भाषा के आधार पर राष्ट्रीय सत्य है? क्या इतिहास भाषा के आधार पर भी राष्ट्रीय सत्य है? क्या इतिहास भाषा के आधार पर भी राष्ट्रीय सत्य है? मैं कहूँगा कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी में लिखा जाए, आंध्रा में तेलुगु में लिखा जाए, केरल में मलयालम में लिखा जाए। जहाँ की जो भाषा हो वहाँ केवल इतिहास नहीं, विज्ञान, ज्ञान, सब कुछ उसकी भाषा में उपलब्ध किया जाए। इसका मतलब हुआ कि इस देश से अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो खत्म किया जाए। अंग्रेजी दुनिया की बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन हमारा समाज अंग्रेजी को तभी स्वीकारे जब उसकी अपनी भाषा समर्थ हो जाए। जिसको अपनी भाषा नहीं आती उसको दुनिया की कोई भाषा नहीं आ सकती। तो राष्ट्रीय होने का मतलब हुआ अपनी अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान को जानना। और कोई सवाल? सुन लो भाई, हिंदी भाषा जिसमें आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे रहा हूँ, इसकी लड़खड़ाती हुई उत्पत्ति तो अमीर खुसरो के जमाने, तोता-ए हिंद। आप अपने सोहर लचारी जो हिंदी के लोकगीत हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अमीर खुसरो तभी से शुरू हुआ। लेकिन जिस खड़ी बोली जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। सुख सागर एक किताब है, अल बकावली की कहानी है,
मुंशी इंशाअल्लाह खान साहब हैं, इन लोगों ने शुरू किया, जो खड़ी बोली शुरू हुई ऐसे कि कृष्ण जी जाते भय, फिर धीरे धीरे प्रेमचंद के माध्यम से, रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से, निराला के माध्यम से, मुक्तिबोध के माध्यम से उस भाषा तक हम पहुँचे जिसमें बोल रहे हैं। अब मैं जरा थक गया हूँ, चलो फॉलो करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन कल्चर फॉलो करने के लिए आज के युवा वर्ग में किस तरह से पॉलिसी लागू कर रही है? ऐसी कर रही है, मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं कर रही। उपयुक्त नहीं है सर, कैसे इस चीज को फॉलो किया जाए? देखो ऐसा है, मेरा एक बहुत प्रिय उदाहरण है, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कौन कटेगा? खरबूजा। और आप सब खरबूजा हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां होगी सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? विद्यार्थी। इसलिए खरबूजे को बहुत चैतन्य होना चाहिए कि वो न कटने पाए। विद्यार्थी को बहुत चैतन्य होना चाहिए कि उसका कोई नुकसान न करने पाए, चाहे सरकार, चाहे समाज, चाहे कोई भी। इसलिए अपने को क्या करो, गंभीरता से लो। तो जो अपने जो सवाल है ना आपका, उसका जवाब मिलना शुरू हो। किस संस्कृति को हम इस्तेमाल करें? आप जानते हैं कि अपसंस्कृति को भी कुछ लोग संस्कृति कहते हैं, कुछ लोग संस्कृति के ठेकेदारी करते हैं। तब क्या होगा? वही कहते हैं कि आप लोग फलाना त्योहार मत मनाइए, फलाने त्योहार को ऐसे बनाइए। कौन होते हैं वो तय करने वाले, है ना? आप तय करें कि हमें क्या करना चाहिए। सर, इंडियन कल्चर है स्वतः स्फूर्तता, उसी का तीसरा रूप है रचना धर्मिता। अगर नैतिकता आरोपित है, यानी वेद कह रहे हैं, कुरान कह रहे हैं, बाइबल कह रही कि नैतिकता है, तो जाहिर है कि ऊपर से कही जा रही है और सब लोग मानते होते तो दुनिया ठीक हो गई होती। लेकिन अगर जो बाइबल कह रहा है उसका विपरीत कुरान बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मुसलमान होंगे तो कहेंगे हम कुरान की नैतिकता मानेंगे, हिंदू होंगे तो कहेंगे वेद की नैतिकता मानेंगे। इसलिए नैतिकता में एक बात होती है सापेक्षता। देश काल, स्थिति, परिस्थिति, मनोवृत्ति, व्यक्ति सापेक्ष होती है नैतिकता। सबसे बड़ी नैतिकता वो होती है जो मेरा अंतर मन कहे, जो जिसमें आप जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मनार्थे सर्वं त्यजेत्। यानी अगर कुल का हित और व्यक्ति का हित टकरा रहा हो तो नैतिकता है कि कुल के हित को प्राथमिकता दिया जाए, गांव के हित को कुल के हित पर प्राथमिकता दिया जाए। इसी तरह लेकिन सबकी बात होते हुए अंत में कहता है कि अगर मेरी मन, मेरी अंतरात्मा कुछ कह रही है। प्रहलाद बाप की बात नहीं मानता है। आप कहेंगे कि बाप की बात को मानना नैतिकता है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा बाप हो तो उसकी नैतिकता मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसलिए अगर हमारे अंदर प्रहलादत्व पैदा हो, ध्रुवत्व पैदा हो, तो हमारी अपनी नैतिकता चलेगी। किसी देश की यूनिटी के लिए मोरालिटी का होना बहुत जरूरी है। इंडिया में कितने परफेक्ट मोरालिटी बची हुई है? अब देखो भाई, मैं तो मेरी राय में नैतिकता संक्रमण में है, जैसे देश और दुनिया सब में, क्योंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी नैतिकता मानी जाए। पारंपरिक नैतिकता पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस नैतिकता के बावजूद दुनिया कहाँ पहुंच गई आप देख रहे हैं। नई नैतिकता विकसित नहीं हो पा रही है।
बहुत पहले 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी के कवि ने कहा, chaos cosmos, cosmos chaos, once again the sickening game। कुछ भी तय नहीं है। इसीलिए चार्ल्स डिकेंस एक लेखक हुआ, अंग्रेजी में पढ़ते होंगे कुछ लोग आप में से, उसने एक किताब लिखी टेल ऑफ टू सिटीज। उसमें उसने पहला ही वाक्य लिखा, Those were the best of times, those were the worst of times। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कहा कि वो सबसे बुरे दिन थे, वो सबसे अच्छे दिन थे। आज के दिन बहुत बुरे हैं, आज के दिन बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप सवाल उठाते हैं। दोनों सोनू शर्मा यह है कि इस देश में अभी जिज्ञासा बची हुई है। इस देश में चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को बदलने की इच्छा बची हुई है। जब तक ये इच्छा जारी रहेगी तब तक न हम यंत्र हो पाएंगे न पशु हो पाएंगे। दुनिया को चलाने वाले लोगों की मर्जी है कि समाज यंत्रवत हो जाए या पशुवत हो जाए। पशुवत होने से इनकार करना, यंत्रवत होने से इनकार करना विद्रोह है, और विद्रोह निश्चित रूप से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। धन्यवाद। नौजवान दोस्तों, आपने जो सवाल किए, निश्चित तौर पर उन सब का मैं स्वागत और सम्मान करता हूं। और प्रोफेसर वर्मा, जितना तो दिमाग नहीं, कुछ उनसे दो चार अक्षर सीखने का मौका मिला जिंदगी में। आपके सवालों के जवाब जो आप कर पाए और जो नहीं कर पाए, जिनने करने की पहलकदमी लिया और जो नहीं करने की पहलकदमी ले पाए, उन सब का सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग आजमगढ़ में मैसर हैं आपको। यहीं काली चौरा तिराहे पर ये कागज आपके बीच में कुछ नौजवान लेकर के जाएंगे जो आपके बीच तक पहुंचते रहे हैं। और इस पर वो फोन नंबर लिखा हुआ है, वो जगह लिखी हुई है, वो काम लिखा हुआ है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाना है। ये पहुंचा दीजिए। हम लोग बाद में सवाल जवाब करते रहेंगे। प्रोफेसर वर्मा का समय, ऊर्जा दोनों कीमती है, सीमित है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद।